न्यू चैप्टर। सर जी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड वाला इसी पे इलास्टिसिटी, उसी में इलास्टिसिटी। चैप्टर में वही डाला मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कर लीजिए, पहला पार्ट कर लीजिए इलास्टिसिटी। देखो होता क्या होता है, जो मटेरियल होते हैं उसके रिटेनिंग टेंडेंसी के बेस पे हम लोग बांट लेते हैं कि इलास्टिक मटेरियल, एक प्लास्टिक मटेरियल। क्या होते हैं, एक इलास्टिक मटेरियल होता है बेटा, दूसरा हम लोग नाम लेते हैं क्या, प्लास्टिक मटेरियल। वन इज द इलास्टिक, अदर इज द प्लास्टिक। ठीक, तो इलास्टिक मटेरियल और प्लास्टिक मटेरियल दोनों में क्या डिफरेंसेस होती हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं बेटा अगर कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल क्या बॉडी है, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स को डिफार्मिंग फोर्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, डिफार्मिंग फोर्स कहते हैं। अगर कोई उस पर डिफार्मिंग फोर्स लगाया जाता है तो डिफार्मिंग फोर्स लगाने के बाद, ठीक, अगर उस फोर्स को रिमूव करिए, हटाइए और वो बॉडी अपनी पोजीशन को मेंटेन कर ले, ठीक, पहले जो पोजीशन थी, जो सिचुएशन था, उसको अगर वो मेंटेन कर लेते हैं, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। इलास्टिसिटी या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक। तो उस केस में क्या होगा कि वो अपनी क्या, अगर पोजीशन को दोबारा रिटेन कर लेता है, यानी डिफार्मिंग फोर्स को हटाने के बाद, आफ्टर रिमूविंग डिफार्मिंग फोर्स, ये बॉडी मेंटेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, देन बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक। यानी जो मटेरियल आपका होगा बॉडी का, वो कैसा कहलाएगा, इलास्टिक। अगर वो शेप साइज को मेंटेन नहीं कर पाता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं बेटा प्लास्टिक। ठीक, तो जो मटेरियल होता है उसे हम लोग उसके क्या, अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज की मेंटेनेंस की वजह से हम लोग दो कैटेगरी बांटे, एक इलास्टिक हो गया, दूसरा क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया। और ये जो इलास्टिक या प्लास्टिक आपका होता है वो लगने वाले उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है बेटा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू जो है वो लार्ज है, जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, अगर उसकी वैल्यू लार्ज है तो क्या करेगा, अपनी टेंडेंसी होगी जो उसमें डिफॉर्मेशन आप डेवलप करते हैं उसका अपोज करें। जैसे कोई आपको आगे थप्पड़ मारे तो आप अपोज करेंगे, मार दो, अगर पोजीशन करेंगे ना, ठीक, उस कंडीशन में आपको अपोजिट टेंडेंसी है तो आप जिंदा हो, और अगर आप में अपोजिट टेंडेंसी नहीं है, कोई भी वहाँ लाइन पे गया तो क्या है, क्या कहते हैं, जिंदा हो, ठीक, तो नहीं है तो इसका मतलब, हाँ, ठीक। तो इसके बेस पर अगर हम लोग कहते हैं ऐसे किसी भी अगर बॉडी पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, अगर उसके शेप और साइज में हम लोग डिफॉर्मेशन करते हैं बेटा, ठीक, तो उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद अगर वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिटेन कर लेता है, ठीक, दोबारा प्राप्त कर लेता है, तो उसे कहेंगे हम लोग कैसा, इलास्टिक मटेरियल। यानी को बॉडी जो बनी हुई इलास्टिक मटेरियल की है, और अगर रिटेन नहीं कर पाता तो क्या बोलोगे उसे, प्लास्टिक मटेरियल की है। ठीक, तो एक इलास्टिक होता है, दूसरा क्या होता है आपका, प्लास्टिक होता है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पर उसको हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा ऐसा शार्ट में लिखिए, ठीक है, इलास्टिसिटी तो ऐसा लिख लीजिए, बहुत डिटेल में उसको जितनी ज़रूरत है उतना ही करना है वक्त के अनुसार। ठीक, देखिएगा इलास्टिसिटी, the properties of material by virtue of which a body tends to, by virtue of which a body tends to, मतलब उसकी टेंडेंसी होती है, tends to regain its, क्या बात करेंगे, tends to regain its original, shape and size, after the removal of
after the removal of deforming force, is called elasticity. अगर किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने में जिसमें बेटा डिफॉर्मेशन हुआ है, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया जाए, तो डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूवल के बाद कि अगर वो ओरिजिनल शेप और साइज़ को रिटेन कर लेता है, तो ऐसे बॉडी को हम लोग कहेंगे कैसे, इलास्टिक। और जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिसकी वजह से रिटेन करता है उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिसकी वजह से, मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अपने शेप और साइज़ को रिटेन कर रहा है। ठीक, एक इलास्टिक हो गया, दूसरा इलास्टिसिटी होगी। सेकंड हम लोग कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी किसे कहेंगे, प्लास्टिक किसे कहेंगे बेटा जी, प्लास्टिसिटी किसे कहेंगे बेटा, व्हाट इज प्लास्टिसिटी। जो रीगेन और 10 मिनट पहले आया करिए जिससे आके थोड़ा सा नॉर्मल हो जाया करिए। तो लोग एकदम, हाँ ट्रेन छूटने वाली होती तो दौड़ के पहुँचते हो, हैं आधा घंटा तक बीपी हाई, तब तक तो आधा क्लास गायब, है ना। चलो प्लास्टिसिटी किसे कहेंगे बेटा, व्हाट इज प्लास्टिसिटी बताओ। प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं, इलास्टिसिटी हो गया, ऐसे प्लास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं। चलिए लिखिएगा, वो भी लिख लीजिए। प्लास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, by virtue of which it does not regain its original shape and size, after the removal of deforming force, is called plasticity. हो गया। अब एक होता है बेटा, ये तो हो गया प्लास्टिसिटी, जो अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ को डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद रिटेन ना कर पाए, उसे कहेंगे हम लोग क्या, प्लास्टिक बॉडी। और उसकी प्रॉपर्टी जो होती है उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ को रिटेन नहीं कर पाता है उसी को हम लोग प्लास्टिसिटी कह लेंगे। ठीक, कंडीशन जो होता है बेटा इलास्टिक और प्लास्टिक की जो बात कर रहे हैं, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, दूसरी होती है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक किसे कहेंगे, परफेक्टली प्लास्टिक किसे कहेंगे। प्लास्टिक अपना साइज देखो फोर्स हटाने के बाद भी अपना साइज मेंटेन ना कर पाए परफेक्टली प्लास्टिक को। दो चीज़ें होती है बेटा, ऐसी बॉडी जो कम्प्लीटली अगर अपने शेप और साइज़ को रिटेन कर लेती है, डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद कम्प्लीटली अगर अपने शेप और साइज़ को रिटेन करती है तो उसे परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे। अगर कोई बॉडी है एक डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद अगर वो कम्प्लीटली अपने शेप और साइज़ को क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे आप, परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे। और अगर क्या शेप और साइज़ को रिटेन तो कर रहा है बट परफेक्टली नहीं कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिक कहेंगे। ठीक, और जब प्लास्टिक की बात करते हैं तो अगर परफेक्टली प्लास्टिक होगा तो वो क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद जरा सा भी उसमें क्या रिटेनिंग कैपेबिलिटी नहीं होगी तो उसे परफेक्टली प्लास्टिक कह लेंगे। अगर थोड़ा बहुत रिटेन करता है तो उसे हम लोग कह लेते हैं प्लास्टिक। नेचर में बेटा जो बॉडीज मटेरियल पाई जाती है उनमें से ना तो कोई कम्प्लीटली इलास्टिक है ना ही कम्प्लीटली क्या होता है, प्लास्टिक होता है। ठीक, ना तो कोई भी कम्प्लीटली इलास्टिक है ना तो कोई कम्प्लीटली क्या है, प्लास्टिक है। फास्फोरस ब्रांजी हम लोग कह लेते हैं, क्या फास्फोरस ब्रांजी, ये हम लोग क्या क्वार्ट्ज फाइबर जो होते हैं, क्वार्ट्ज फाइबर और फास्फोरस ब्रांजी को हम लोग क्लोज टू परफेक्टली इलास्टिक मानते हैं। वो भी 100% होता नहीं है, मतलब उसका बिहेवियर नियरली कैसा होता है,
परफेक्टली इलास्टिक जैसे होता है, बट 100% वो भी नहीं होता है। इसी तरह से आपका क्या होता है, क्ले, ठीक है, वेट क्ले जो होता है, गीली मिट्टी कह लो, ठीक, इसे हम लोग एज ए ट्रीट कर लेते हैं कैसे, परफेक्टली प्लास्टिक, बट 100% वो भी परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होता है, ठीक। तो नेचर में कोई भी बॉडी ना तो परफेक्टली बेटा इलास्टिक होता है, ना ही कोई बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक होता है। तो एल वाली लाइन में ऐसे लिख लो, इन नेचर no anybody behaves as perfectly elastic nor perfectly plastic, neither कह लो, no anybody behaves as neither perfectly elastic nor perfectly plastic, हो गया, neither perfectly elastic nor perfectly plastic, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज फाइबर एंड क्वार्ट्ज फाइबर, QUARTZ है बेटा, क्वार्ट्ज फाइबर एंड फास्फर ब्रॉन्जी, PHOS फास्फर ब्रॉन्जी, ठीक, इज नियरली बिहेव्स एज, नियरली है मतलब कंप्लीटली नहीं, नियरली बिहेव्स एज परफेक्टली इलास्टिक, नियरली बिहेव्स एज परफेक्टली इलास्टिक, नियरली बिहेव्स एज क्या, परफेक्टली इलास्टिक, वाइल पैराफिन वैक्स, PARAFFIN, पैराफिन वैक्स, WX वैक्स एंड वेट क्ले, ठीक, वेट क्ले आर नियरली बिहेव्स एज परफेक्टली प्लास्टिक, नियरली बिहेव्स एज परफेक्टली प्लास्टिक, मतलब ना तो 100% कोई बेटा इलास्टिक होता है, ना ही क्या प्लास्टिक होता है, ठीक, बिहेव्स एज परफेक्टली प्लास्टिक। हो गया। देखो जो आपका इलास्टिसिटी होती है उसका रीजन होता है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, उन फोर्सेस की वजह से ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है, और इसी वजह से उसमें इलास्टिक नेचर क्या होता है, पाया जाता है। तो उसी वजह से हम उसमें क्या होता है, इलास्टिक नेचर पाया जाता है। जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जो अभी मोस्ट ऑफ कंडीशन में यही है कि माँ बाप बच्चे को क्या करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, बच्चे बड़े होकर फिर माँ बाप के लिए करते हैं। अब वो छोड़ देते हो तो एक्सेप्शनल वाले हैं, अभी वो मेजॉरिटी में नहीं है, ठीक, अभी वो क्या है, वो एक्सेप्शनल वाले हैं, अभी मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन नकल करके वो कुछ ऐसा लोग सीख रहे हैं। बट हमारे यहाँ क्या है, कल्चर अभी यही है मोस्ट ऑफ केसेस में, ठीक है। तो वही कंडीशन आपका होता है, यहाँ पे हम लोग एक दूसरे के रिश्ते में बंधे होते हैं ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। ऐसी कंडीशन यहाँ पे इलास्टिक और प्लास्टिक की कंडीशन है। प्लास्टिक मतलब मान लो वेस्टर्न वाले, ठीक है, जब काम लायक हुए तो भाग लिए, ठीक, तो कंडीशन कौन वाले हो गए, वो वेस्टर्न कल्चर वाले, और जो इंडियन कल्चर वाले हैं वो कौन वाले हैं, इलास्टिक हैं, ठीक। जैसे आप पढ़ रहे हो, बड़े हो जाएंगे तो कितना भी आपने चेंज होगा, अपने माँ बाप को आप छोड़ नहीं सकते हैं, या जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है आप कम करें ज़्यादा करें, वो बात अलग है, बट 100% आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा नहीं कि है जी। हैं क्या, अरे वो तो एक्सेप्शनल हो गई थी, ठीक है। तो कंडीशन आपका ऐसे इलास्टिक और क्या होता है, प्लास्टिक होता है, ठीक। इलास्टिक मटेरियल जो होते हैं अपने के एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो लगते हैं उसकी वजह से वो अपने पोजीशन को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, ठीक है। और जो प्लास्टिक होते हैं उनको पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बीच इंट्रैक्शन की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, जैसे आपने ब्रेक कर दिया फिर दोबारा रिटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं, यहाँ से दिखा देते हैं क्या होगा। तो अगर कहा जाए कॉज ऑफ इलास्टिसिटी तो आप कहेंगे ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक लाइन में अगर लिखना चाहें कि क्या काज होता है इलास्टिसिटी का, तो ऐसे अलग नोट कर लो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस
intermolecular forces develops between the molecules is the main cause of इलास्टिसिटी, मतलब उसी वजह से हमारी इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, पाया जाता है। तो मेन कॉज ऑफ इलास्टिसिटी आपकी होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आपके काम करते हैं, हो जाएगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज द मेन कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, आपकी एक टर्म आता है बेटा, हम आपने सुना होगा लिमिट, इलास्टिक लिमिट। ठीक, एक इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक फैटिग, ऐसा सुन लीजिए। देखो होता बेटा किसी भी इलास्टिक मटेरियल की एक कैपेबिलिटी होती है जहाँ तक उसको दोबारा रिटेन कर लेता है। अगर उससे ज़्यादा उसे आप स्ट्रेस कर देंगे, उससे ज़्यादा खींच देंगे तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, जैसे कोई भी इलास्टिक चीज़ें ले आइए, अगर उसको आप क्या करें, स्ट्रेस कर रहे हैं। ठीक, अगर उस लिमिट के अंदर, अगर अंदर लिमिट आप क्या करें, उसको स्ट्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो फिर से अपनी पोजीशन को रिटेन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेस में कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्सेस में कर देंगे, तो वो फिर अपनी पोजीशन को रिटेन नहीं कर पाता। जैसे आप कोई रबर बैंड रखा है बेटा, अरे ये वाला नहीं रहेगा, नहीं रखिए कोई। ठीक, मान लो बात खराब हो जाएंगे। ठीक, चलो देखो, तो ये है ना। ठीक, जैसे अगर इसको हम खींच रहे हैं बेटा, तो ये देखो छोड़ दिया, फिर रिटेन किया, फिर खींचा, फिर छोड़ दिया, रिटेन किया, मतलब ये अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से क्या कर रहा है, अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन कर रहा है। बड़ा कर खींच रहे जी, टूट जाएगा, है ना। तो अगर एक लिमिट से ज़्यादा खींच देंगे ना, तो परमानेंट इसमें क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अगर एक लिमिट से ज़्यादा आप इसको खींच देंगे तो इसमें परमानेंट क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन। अगर इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, दैट मीन्स ये इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया। ठीक, और एक लिमिट तक फिर से वो रिटेन करेगा। बहुत ज़्यादा खींच देंगे तो क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा। तो उसे कह लेते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। क्या करेंगे उसे, ब्रेकिंग पॉइंट। यानी ब्रेकिंग पॉइंट से अंदर है तो टूटेगा नहीं, लेकिन अगर ब्रेकिंग पॉइंट या उससे ज़्यादा अगर आप इसको क्या कर देंगे, स्ट्रेस कर देंगे, तो ब्रेक भी कर जाएगा। बट इलास्टिक जहाँ तक लिमिट है वहाँ तक अगर आप इसको स्ट्रेस कर रहे हैं, तो देखो फैला, फिर से रिटेन किया, फिर फैला, फिर रिटेन किया। बट अगर इससे ज़्यादा आपको क्या कर दिया जाए, तो ये फिर इसकी परमानेंट इसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हम लोग स्वेटर वगैरह लाते हैं ठंडियों में ना, तो पहले क्या होता है, इलास्टिक बड़ी फिट रहती है, और फिर नया जैसे हेयर बैंड लोग लगाते हैं ना, ये लगाया जो बाल में। ठीक, ये जब नया लगाते हैं तो क्या होता है, बड़ा फिट रहता है ना, और धीरे धीरे यूज़ करते करते क्या होता है, फिर वो लूज हो जाता है। ठीक, तो रीज़न है कि इलास्टिसिटी धीरे धीरे क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, आपकी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको उसको लिमिट को क्रॉस कर देंगे तो तुरंत रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपको क्या उसको लिमिट के अंदर ही बार बार उसको स्ट्रेस या कंप्रेस कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रखता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी वैल्यू घटती जाती है। ठीक, जैसे आपने पढ़ा होगा आई में सीलियरी मसल्स होता है, पढ़ा है जी। अब तो आई उड़ा दिया गया है उससे ही, तो क्या होता है, सीलियरी मसल्स क्या करता है, इलास्टिक यानी कि फोकल लेंथ की वैल्यू को क्या करता है, आई लेंस के फ्लक्चुएट कराता है, ज़रूरत के साथ घटाता है और बढ़ाता है। ठीक, और जब धीरे धीरे बुढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होती है, घट जाती है। और जब घट जाती है तो प्रॉपरली तुरंत वो रीअरेंज नहीं कर पाता है, यानी कि उसमें क्या एकोमोडेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसलिए आपको इमीडिएटली दूर की या पास की चीज़ें प्रॉपरली दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक, चलिए वो तो कंडीशन हो गया। तो एक लाइन लिख दीजिए, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट बेटा देखिए, किसे कहेंगे इलास्टिक लिमिट बेटा, इलास्टिक लिमिट किसे कहेंगे, जो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स हम लगाते हैं, जिसके रिमूवल के बाद फिर से वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को क्या कर ले, रिटेन कर ले। ठीक, उसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर उससे ज़्यादा क्रॉस कर गया तो फिर से रिटेन नहीं कर पाता है। तो लिख लीजिएगा, द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स। बेटा बाहर कोई साइकिल तो नहीं लगा के आया है, उस साइड में कोई साइकिल तो नहीं लगाया, कहाँ लगाया, अंदर लाया है ना, वहाँ तो नहीं छोड़ा है। और किसी का तो नहीं उधर है बेटा, किसी के बच्चे की साइकिल उधर थी फ्रंट पे, क्योंकि आज उधर कोई है नहीं बेटा। ठीक,
तो उस कंडीशन में होली वालों को होली की ज़रूरत है ना। तो कैसे होली में खाएँ पिएंगे, तो इसलिए अपनी चीज़ों को थोड़ा बचा के रखिए, है ना। जैसे तो हमारे हिंदू धर्म में कुछ त्योहारों में चोरियाँ ज़्यादा होती हैं। होली आ रही है तो इसमें बहुत सारे ऐसे रोड छाप होते हैं जिनको ज़रूरतें उनकी बढ़ जाती हैं। अब उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम तो करते नहीं हैं, तो क्या करेंगे। एक ही ऑप्शन बचता है, आपकी साइकिल उठा ले जाएंगे, किसी का क्या पहिया खोल ले जाएंगे, किसी कुछ करेंगे। ठीक, तो ऐसे चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए, है ना। क्या खरीदने वाले नहीं जाते। अरे पहले सेट किए रहते भैया, उनके कस्टमर पहले होते। जैसे दुकान वाला तो ला के रखता है सामान, तब कस्टमर आते हैं ना। उनके कस्टमर पहले फिक्स है, भैया हमको चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो कैसा चाहिए, किस ब्रांड का चाहिए, कौन सा आइटम चाहिए, तो वो अपना प्रोवाइड करते हैं, है ना। ठीक है, चलो देखो क्या लिखे बेटा। द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच ठीक ये बॉडी रिटेन इट्स अप टू विच ए बॉडी रिटेन इट्स क्या चीज़ रिटेन करेगा बेटा। प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, रिटेन इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी अप टू विच ए बॉडी रिटेन इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड, property of elasticity is called elastic limit of the material of body, elastic limit of the material of body। अब जरा सुन लेंगे बेटा, जो इलास्टिक लिमिट होती है, ठीक, और जो इलास्टिसिटी होती है थोड़ी सी डिफ़र करती है। इलास्टिक लिमिट अलग अलग बॉडी की अलग अलग होगी, ये किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, और जो इलास्टिसिटी होती है वो उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, जैसे ले लो आप, ऐसे एग्जांपल ले लो, जैसे हम लोग पेन लेते हैं ना, पेन, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ बेटा। ठीक, हमने एक बड़े ईजी वे में देखो इजीली क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर ले रहे हैं और ये फिर से मेनटेन कर रहे हैं। ठीक, तो ये कंडीशन आपकी होगी। अब अगर इसी के बजाय आप थोड़ा मोटा स्प्रिंग ले लो, जो साइकिल या गाड़ियों में साकर में लगा होता है ना, अब उसे हम इतने इजीली करना चाहें तो होगा क्या, नहीं होगा। ठीक, अगर आप देखते होंगे ट्रेनों में बफर्स लगा होता है, जो दो कंपार्टमेंट जहाँ जुड़ते हैं वहाँ पे बड़े मोटे मोटे क्या होते हैं, स्प्रिंग लगे होते हैं। उतनी बड़ी ट्रेन जब आपस में क्या रुकती हैं तो धीरे धीरे वो कंप्रेस होता है। ठीक है, वहाँ पे हम 2-4 लोग बैठ जाए तो भी नहीं कुछ होगा। ठीक, तो दैट मीन्स कंडीशन क्या हो गया, जो लिमिट है इलास्टिक ना, वो उस बॉडी कैसे डिज़ाइन की गई है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। बट जो उसकी क्या इलास्टिसिटी है, उसकी जिस मटेरियल की बॉडी बनी गई है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो एक पॉइंट ऐसे और आके नोट कर लीजिएगा, देखिए, इलास्टिक लिमिट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इलास्टिक लिमिट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, वेयर एज elasticity is the property of material of the body, whereas elasticity is the property of material of the body, elasticity is the property of material of the body, elasticity is the property of material of body। ओके, इलास्टिसिटी जो होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी होता है। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी। ठीक, तो ये केस आपका हो गया, इलास्टिक लिमिट और इलास्टिसिटी क्या होगा। ठीक, आगे लिखेंगे इलास्टिक फैटिग, FATIG। जैसे हम लोग बेटा दौड़ते हैं, अगर रेगुलर आप रनअप नहीं करते हैं, दौड़ नहीं लगाते हैं, तो उस केस में कुछ दूर दौड़ा दिया जाए, आपके पैर क्या होते हैं, हाँ, दर्द तो होता ही, जकड़ जाता, आप फिर मूव नहीं कर पाते, दौड़ नहीं पाते। ठीक, अगर आप रेगुलर दौड़ने वाले हैं तो फिर आपका मेंटेन हो जाता है। ठीक, एक दिन बाद एक दिन मैच खेले तो सही दर्द करता है। तो उस केस में क्या होता है, उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा इलास्टिक फैटिग। मतलब इलास्टिक लिमिट जो आपकी इलास्टिक मटेरियल जो होता है, बार बार अगर रिपीटेड आता है उस पर क्या करेंगे, इलांगेशन डिफॉर्मेशन डेवलप करेंगे। अगर कोई भी इलास्टिक मटेरियल है बार बार रिपीटेड, उसमें क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन डेवलप करेंगे, तो कुछ टाइम के बाद उसमें क्या हो जाता है, वो परमानेंट उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, यानी फिर से वो रिटेन नहीं कर पाता है। भले से इलास्टिक लिमिट के अंदर ही बार बार आप उसको क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं।
जैसे होता है कि अगर आप इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गए तब तो फर्स्ट टाइम में ही उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा, बट अगर वो अंडर इलास्टिक लिमिट ही बॉडी को बार बार आप क्या कंप्रेस और डिफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उस डिफॉर्मेशन की वजह से कहाँ हो, अरे तुम्हारे ही भाषण दे रहे हैं तुम्हारे लिए, है ना, ठीक, तो लोग बैठे बैठे गायब हो जाते हैं इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, हाँ, ठीक, यही कंसंट्रेट रहा सो लेकिन बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी क्योंकि हर चीज़ दिखाई नहीं जा सकती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप सुने रहेंगे तो क्वेश्चन वहाँ से कोरिलेट करके बनाएंगे तो कर लेंगे, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है जब हम लोग इलास्टिक फैटिग की बात करते हैं बेटा, अगर रिपीटेड आपका क्या हो रहा है डिफॉर्मेशन डेवलप किया जा रहा है, रिपीटेड मतलब बार बार अगर आपका डिफॉर्मेशन उसमें डेवलप किया जा रहा है तो जो इलास्टिक मटेरियल होता है उसकी जो रिटेनिंग टेंडेंसी थी या रिटेनिंग कैपेबिलिटी होती है वो धीरे धीरे लूज़ कर देता है, क्या कर देता है, लूज़ कर देता है, तो उस कंडीशन में उसे इलास्टिक फैटिग कहते हैं, क्या कहते हैं, इलास्टिक फैटिग कहते हैं, ऐसा कहते हैं ना, फैटिग हो गया मतलब पैर में अकड़न लग गई, फिर बार बार वो क्या इलास्टिसिटी यानी मूवमेंट नहीं हो रहा, तो हमारा नेचुरल हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या आर्टिफिशियल बात कर लेते हैं, तो लिख लीजिएगा इलास्टिक फैटिग, द टेम्परेरी लॉस ऑफ द टेम्परेरी, लेकिन थोड़ी देर रुक जाते हैं तो फिर दौड़ लेते हैं ना, तो इसका मतलब फिर से क्या हो गया आपका रिटेन कर लेते हैं, ठीक, तो द टेम्परेरी लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज, द टेम्परेरी लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी ड्यू टू द एक्शन ऑफ रिपीटेड alternating deforming force, action of repeated alternating deforming force is called elastic fatigue, alternating deforming force is called elastic fatigue, is called elastic fatigue, तो उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं बेटा, इलास्टिक फैटिग कहते हैं, इस कॉल्ड इलास्टिक फैटिग, ठीक, तो उसी को टर्म दिया जाता है, इलास्टिक क्या कहलाएगा, वो फैटिग कहलाता है, इस कॉल्ड इलास्टिक फैटिग कहलाता है, ठीक, तो ये केस आपका होता है, इसी को हम लोग टर्म देते हैं क्या, इलास्टिक फैटिग कहते हैं, ठीक, अब इलास्टिक फैटिग की वजह से ही बहुत सारे जो इलास्टिक चीज़ें होती है ड्यूरेशन के बाद उसे क्या अनसेफ डिज़ाइन कर दिया, जैसे आप जो ब्रिजेज वगैरह बनाई जाती है ना, जो ब्रिजेज आयरन वगैरह की बनाई जाती है लोहे वगैरह की, एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, कहते हैं रिटायर्ड, मतलब अनसेफ कर दिया जाता है कि अगर आप उस पर फिर से अगर वो यूज़ में है तो मे बी क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए, ठीक, रीज़न क्या है कि बार बार उसमें गाड़ियाँ जा रही हैं, बार बार लोड बढ़ रहा है, तो उसमें क्या बार बार क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन डेवलप हो रहा है, वो डिफॉर्मेशन डेवलप होते होते धीरे धीरे उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक, तो इसीलिए उसे अनसेफ क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो लिख लीजिएगा ड्यू टू इलास्टिक फैटिग, ड्यू टू इलास्टिक फैटिग, ड्यू टू इलास्टिक फैटिग, देखिए पहला पॉइंट बना लो, ब्रिजेज मतलब पुल वगैरह जो होते हैं, ब्रिजेज आर डिक्लेयर्ड अनसेफ, ब्रिजेज आर डिक्लेयर्ड DECLARED declared unsafe after a long time of their use, after a long time of their use, after a long time of their use, हो गया। अगला स्प्रिंग बैलेंस, दो टाइप के होता है, एक हम लोग जो लेते हैं जो वेटिंग मशीन लेते हैं बेटा, एक स्प्रिंग सिस्टम पे काम करता है, देखा है स्प्रिंग बैलेंस वाला, स्प्रिंग बैलेंस का मतलब होता है स्प्रिंग सिस्टम से हैंग करके नीचे वेट को लगा के क्या करते हैं, वेट करते हैं उसको, तो उसे स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं बेटा। तो जो स्प्रिंग बैलेंस आपका होता है वो भी लॉन्ग टाइम जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती है, इसलिए बाद में रीडिंग वो सही नहीं देता है, बाद में क्या रीडिंग उसकी फॉल्स हो जाती है, रीडिंग वो सही नहीं देता, पता 4 किलो सामान है वो 4.5 किलो शो कर रहा है। रीजन क्या होगा, जब इलास्टिसिटी घट जाएगी तो जब लोड आप अप्लाई करेंगे ना तो उसमें इलांगेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है, तो लिख लीजिएगा स्प्रिंग बैलेंसेस, इसमें इलास्टिक फैटिग में, हाँ फैटिग में ही दूसरा पॉइंट बना लो एग्जाम्पल में, जो आपका क्या कहाँ उसका, हाँ स्प्रिंग सेकंड कर लो, स्प्रिंग बैलेंसेस सो रॉन्ग रीडिंग, स्प्रिंग बैलेंसेस सो रॉन्ग रीडिंग आफ्टर दे हैव
आफ्टर दे हैव बीन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर दे हैव बीन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर दे हैव बीन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने के बाद उसे क्या कर लिया जाता है, उसकी रीडिंग जो होती है वो फॉल्ट हो जाती है। हो गया। एक टर्म सुन लो, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट? आफ्टर इफेक्ट सुना है? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट देखो होता क्या है, रुक जाइए। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं बेटा, अगर किसी भी इलास्टिक मटेरियल को बार बार आप क्या कर रहे हैं, उसमें डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो जितने टाइम के बाद वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप को रिटेन कर लेता है, जिस टाइम इंटरवल की वजह से डिफॉर्मिंग मोशन आया, तो जितने टाइम के बाद अपने ओरिजिनल शेप को क्या करेगा, वो रिटेन कर लेता है, उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। क्या बोलेंगे? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। मतलब कोई भी इलास्टिक मटेरियल डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूवल के बाद जितने टाइम इंटरवल के बाद अपने ओरिजिनल शेप को क्या करता है, रिटेन कर लेता है, दोबारा अपने ओरिजिनल शेप को मेंटेन कर लेता है, उसी को कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तब मेन हम लोग का स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह अब आते हैं, है ना। अभी तो भूमिका था, क्या कहते हैं, भूमिका कहते हैं जी। हाँ, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट देखिए, द टाइम डिले DELAY डिले in which the substance regain its original condition after the removal of deforming force, regain its original condition after the removal of क्या लिखे, after the removal of deforming force is called elastic after effect, अब देखो बेटा, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब उस मटेरियल को, उस सब्सटेंस को अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन करने में टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की वैल्यू जितनी बेटा लार्ज होगी, उस मटेरियल को रिटेन करने में टाइम इंटरवल क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। जो मटेरियल है वो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा क्या करने में, फिर से रिटेन करने में। ठीक, तो जो रिटेनिंग कैपेबिलिटी आपकी होती है वो उसके बेस में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जो रिटेनिंग कैपेबिलिटी है उसके बेस पे क्या करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि जितना ज़्यादा होगा, क्या होगा, जितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की वैल्यू जितनी ज़्यादा, इसका मतलब उतने ज़्यादा समय के बाद वो रिटेन करेगा। तो उसकी क्वालिटी अच्छी है बुरी, खराब। अरे भाई हमने खींच दिया, पता छोड़ दिया, कल आगे देखे तब जाके वो अपनी पोजीशन पे पहुंच रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, वो खराब क्वालिटी का है। और जो तुरंत अपनी पोजीशन को मेंटेन कर लिया वो क्या है, अच्छी क्वालिटी का है ना। इसीलिए जब बुढ़े हो जाते हैं ना, तो लोग की इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक, तो कहते हैं ना वो क्या, वो मसल्स वगैरह क्या होते हैं, लूज हो जाते हैं। ठीक, खड़े बहुत, हाँ, अपने भी दिन आएंगे, इसलिए एक्सरसाइज करते रहिए, है ना। ठीक है, आप लोग भी जो है तो सुबह में प्राणायाम वगैरह जो है करते रहिए करिए। आजकल बहुत सबके पास मोबाइल है, बाबा रामदेव जी हमारे फ्री में क्या शिक्षा देने वाले हैं, तो थोड़ा सीख के कम से कम अपने जीने के लिए, ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है ना। ठीक है, आधे घंटे 45 मिनट जो भी आप मैनेज कर पाइए। ठीक है, कुछ जो पढ़े, कुछ जो हमारे मेन वो हैं 2-4 एक्सरसाइजेज जो नॉर्मली आप कर सकते हो, एटलीस्ट उतना किया करिए। ठीक, उससे आपका मेंटली भी आप फिट रहेंगे और फिजिकली भी फिट रहेंगे। यहाँ तो 9 बजे सो के उठते हैं, तो एक्सरसाइज कितने बजे हो, है ना। तो इसलिए जो है समय से जगिए, समय से सोइए। ठीक है, और जब आपका मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे तो क्या हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, चलो फिलहाल ओके बेटा। बच्चे मोबाइल जब उठाते हैं तो क्या देखते हैं, नहीं शॉर्ट्स, और क्या आता है बेटा, क्या क्या आता है, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अनवांटेड, है ना। चलो देखो, रामायण देखेगा तो घर सुधर नहीं जाएगा। चलो नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, अब हेडिंग करो स्ट्रेस।
क्या करेंगे? स्ट्रेस। अब जरा समझो भैया, देखो होता क्या है, अगर कोई भी बॉडी है ठीक, उसमें आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। यानी जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया जो है उसे क्या नाम देंगे आप? स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। ठीक, तो कंडीशन क्या है? अब स्ट्रेस को फिर डिवाइड कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा क्या? नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक, नॉर्मल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक, तो कंडीशन क्या होगा, वो कैसे आपने अप्लाई किया गया है उसके बेस पे फिर उसको सब कैटेगराइज कर लेते हैं। स्ट्रेस हो गया फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, जो आपका फोर्स आपके किसी बॉडी के यूनिट एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसी के रेशियो को हम लोग क्या लेते हैं? स्ट्रेस। ठीक, जब वॉल्यूमेट्रिक की बात करते हैं तो उसी को हम लोग प्रेशर भी कहते हैं। क्या कह लेंगे उसे? प्रेशर भी कह लेते हैं। तो इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा? स्ट्रेस कैसे होगा वहाँ से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, तो लिखिएगा, हेडिंग कर बेटा स्ट्रेस। क्या कहेंगे हम लोग? स्ट्रेस। ठीक, लिखिए स्ट्रेस। लिखिए कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? अगर स्ट्रेस को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? इंटरनल रजिस्टरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक, इज कॉल्ड क्या? स्ट्रेस। तो लिखिएगा, लिखना, डिफाइन कर लो। द इंटरनल रजिस्टोरिंग फोर्स, द इंटरनल रजिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक्टिंग रजिस्टरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए डिफॉर्म्ड बॉडी, ऑफ ए डिफॉर्म्ड बॉडी, ऑफ ए डिफॉर्म्ड बॉडी, a deformed body is called stress, of a deformed body is called stress। ठीक है, तो उसी को क्या नाम देते हैं बेटा? is called stress। उसे हम लोग नाम देते हैं बेटा स्ट्रेस कहते हैं, is called stress। ठीक, क्या कहेंगे उसे? स्ट्रेस। F इक्वल टू लिख लीजिए, क्या लिखिए? स्ट्रेस इक्वल टू F/A। जनरल फार्मूला जब हम लोग लिखते हैं तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या लिख लेते हैं? F/A। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स है F आप अप्लाई किया और एरिया क्रॉस सेक्शन A है तो स्ट्रेस का जनरल फार्मूला जो हो जाता है F/A क्या होगा? A। अगर यूनिट हम लोग लेते हैं SI यूनिट तो फोर्स को लिखते हैं न्यूटन से, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। SI यूनिट अगर लेंगे मतलब चल नहीं रहा है, दूसरा वाला मामला बेटा वो यूपीसीएल लेके चलेंगे, हैं? यूपीसीएल लेके चलेंगे, मतलब ना होता है हम लोग को कलर वाले से हैं? कलर वाले से कलर भी नहीं चल रहा है। यूनिट हो जाता है न्यूटन पर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट होता है हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, और जब डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का होता है m/n के पावर -2 और ये मीटर है स्क्वायर, ऊपर जाएगा बेटा m/n के पावर -1 t के पावर -2। तो डायमेंशन हो गया mn के पावर -1 t के पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप चलो देखते हैं, ml के पावर -1 t के पावर -2 हो जाएगा। तो इसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो डायमेंशन हो गया ml के पावर -1 t के पावर -2 और जो यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस में लेंगे तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सीजीएस यूनिट जो लेंगे वो डाइन पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लिख दें ये पर सीजीएस यूनिट आप करते हैं तो फोर्स का होता है डाइन, क्या? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो सीजीएस यूनिट जब लिखते हैं तो बेटा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, और एमकेएस यूनिट लेंगे, एसआई यूनिट लेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर लेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लिख लीजिए ऑन द, क्या ऐसे कर लो, रुक जाओ बेटा, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड, ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड, देखिए ऑन द बॉडी stress are of two types, stress are of two types। देखिए पहला करो नॉर्मल स्ट्रेस, पहला हो जाएगा बेटा नॉर्मल स्ट्रेस। देखो जैसे मान लो कोई रॉड है बेटा, ये क्या है आपका रॉड है, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन आपका ए, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है ए है, इस पे हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ, अगर एरिया का सेक्शन ए है और यहाँ पे फोर्स हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं एफ, ठीक, एरिया ए फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ जो स्ट्रेस होगा नॉर्मल स्ट्रेस से हम लोग कह देंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, इसी को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कह रहे हैं। नॉर्मल में दो कंडीशन ना, एक तो ऐसे ले लेंगे और दूसरा हमारा जब सरफेस पे अप्लाई करेंगे तो भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे नॉर्मल या इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं। कौन सा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक, इसकी जो वैल्यू आपकी होती है वो F/A के बराबर हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नॉर्मल फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लिख लीजिएगा नॉर्मल स्ट्रेस, इसको हम दो पार्ट में ऐसे लॉन्गिट्यूडनल और किसमें, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेस में हम लोग क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेंगे ये फिलहाल नॉर्मल की कौन सा कैटेगरी है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ही कर लेंगे, ऐसे लिखिए नॉर्मल का ही सब कैटेगरी कौन सा है लॉन्गिट्यूडनल, अभी लिखिएगा नहीं इसको बोल रहे हैं। ठीक, तो लिखा आपने लॉन्ग कौन सा नॉर्मल स्ट्रेस लिखिएगा। इफ फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द, इफ फोर्स इज अप्लाइड, इफ फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज क्या लिखा बेटा अप्लाइड, नॉर्मल टू द, फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द surface, normal to the surface, then the stress is called, then the stress is called normal stress, then the stress is called normal stress। उस कंडीशन में स्ट्रेस को हम लोग नाम क्या देते हैं बेटा नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, हो जाएगा स्ट्रेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस लिखिएगा। इट इज़ अगेन ऑफ टू टाइप्स, दो पार्ट में फिर बांट लेते बेटा। इट इज़ अगेन ऑफ टू टाइप्स, इट इज़ अगेन ऑफ टू टाइप्स। पहला लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और सेकेंड हो जाएगा बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस। बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस कह लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कह लिया जाता है बेटा। बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस, बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस हो जाएगा, बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, दूसरा बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक, बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक, अब कंडीशन क्या हो रही है बेटा, जब हम लोग सिचुएशन देखते हैं कंडीशन देखेंगे तो क्या कैसे होगा। ठीक है, जब आप बात कर रहे हैं पहला क्या नॉर्मल स्ट्रेस का, तो नॉर्मल स्ट्रेस में लॉन्गिट्यूडनल, तो एक सब रेडी करो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। देखिए देखो इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तब डेवलप होता है जब किसी भी बॉडी का एक डायमेंशन में केवल हम लोग चेंज करते हैं, चाहे लेंथ में, विड्थ में, हाइट में, किसी में भी, तो उस टर्म में हम लोग कह लेते हैं उसे लॉन्गिट्यूडनल कह लेंगे। तो लिख लीजिएगा व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड,
when deforming force is applied parallel to length which causes increase in length then the ratio of force applied to the area of cross section is called, क्या कह रहेगा, longitudinal stress is called longitudinal stress। ऐसे दिखा दिया ये नॉर्मल का ही करेक्ट है, नॉर्मल में ही पहला क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल। ऐसा बना यूनिट ऑफ डायमेंशन इमेज किसी भी टाइप का स्ट्रेस होगा, यूनिट ऑफ डायमेंशन सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक हो जाएगा। तो इसे कह लिया बेटा नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरा लिखेंगे बल्क आर वॉल्यूम स्ट्रेस, बना लिया। दूसरा लिखना बल्क आर वॉल्यूम स्ट्रेस, बल्क आर वॉल्यूम स्ट्रेस। देखो एक चीज़ और समझ लो थोड़ा सा, जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करते हैं इट ओनली अकर्स इन सॉलिड, मैंने पॉइंट करके चाहे नोट कर लो। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वो केवल सॉलिड फेज में पाया जाता है, लिक्विड और गैसेज में नहीं पाया जाता। जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ना, ये केवल किस में पाया जाएगा, सॉलिड मटेरियल में ही पाया जाता है, ये लिक्विड और गैसेज में नहीं पाया जाता। वहीं लिख लीजिएगा लॉन्गिट्यूड ओनली अकर्स इन में सॉलिड, ये केवल सॉलिड में पाया जाएगा, लिक्विड और गैस में नहीं पाया जाता है। लेकिन जब हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस की बात करते हैं तो वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पाया जा सकता है। किसमें, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पाया जा सकता है। तो लिख लीजिएगा वही वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक, लिख लीजिए, पहले पॉइंट वही बना लीजिए। इट अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड or gases, it occurs in solid, liquid or gases। ठीक, किसी में भी पाया जाता है। ठीक है, आगे लिखिए इट प्रोड्यूसेस, वहाँ पे जो होता था केवल लेंथ में, जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल कहते थे तो लेंथ में उसके चेंजेस होती थी, मतलब एक पैरामीटर, एक डायमेंशन में केवल चेंज होता था। जिधर के क्रॉस लगाएंगे उससे जनरली हम लोग लेंथ के लॉन्ग लगाते हैं। ठीक, तो उस केस में एक कोई लेंथ में हमारा क्या होता था, इंक्रीजमेंट हो रहा था। लेकिन जब वॉल्यूम स्ट्रेस की बात करेंगे तो वॉल्यूम में इसके चेंजेस होंगे, यानी लेंथ, विड्थ, हाइट जो भी है वो तीनों में हमारा क्या होता है, चेंज होता है। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, ये प्रोड्यूस करता है चेंज इन वॉल्यूम। तो लिख लीजिएगा वॉल्यूम स्ट्रेस चेंज द चेंज, ऐसा याद करो, क्या लिखा है, इट प्रोड्यूसेस कर लो, इट प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम डेंसिटी एंड कर दो, चेंज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी, बट अंडरलाइन करना, शेप रिमेन्स, बट शेप उसका आकार जो होगा, आकृति जो होगी, शेप रिमेन्स सेम, शेप में कोई चेंजेस नहीं। चूँकि सभी तरफ से लग रहा है ना, तो जब सभी तरफ से लगेगा बेटा तो क्या करेगा, सभी तरफ से बराबर डिक्रीजमेंट करेगा। जब बराबर डिक्रीजमेंट करेगा तो उसके साइज बदल जाएगा, बट उसका आकार जो होगा, आकृति जो होगी, आकार बदलेगा बट आकृति क्या रहती है, तो उसके शेप में चेंजेस होती है, साइज में चेंजेस होती है, बट शेप में कोई चेंजेस नहीं होगी। पॉइंट याद रहेगा। आगे लिखिएगा, देखिए डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सरफेस एट ऑल पॉइंट्स, अब जैसे हम दिखा दे रहे हैं, नॉर्मल टू द सरफेस एट ऑल पॉइंट्स, ये मान लो कोई बॉडी है। ठीक,
अब यहाँ पे सभी तरफ से अगर हम लोग फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं बराबर बराबर, चाहे वो अंदर से हो चाहे कहाँ से बाहर, अगर बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे इक्वली तो इसके बालों में डिक्रीजमेंट होगा बेटा, बालू क्या करेगा, घटेगा, इसका डिक्रीज करेगा। तो बालू मालूम पड़ता, बालू हमारा बी था, अभी डिक्रीजमेंट डेल्टा बी का हो गया, अभी हम लोग स्ट्रेन पढ़ेंगे, ठीक। तो उस केस में जो स्ट्रेन होता है चेंज अपन ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर फोर्स आपने अप्लाई किया, फोर्स क्या कर रहे हैं हम सभी तरफ से इक्वली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एरिया इसका मालूम ए है, तो यहाँ पे बालू में स्ट्रेस जो होगा एफ बाई क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो बालू में स्ट्रेस के लिए बात करेंगे, बालू में स्ट्रेस ऐसी को बालू मेट्रिक भी कह लेते हैं, बालू में स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या होगा एफ बाई ए। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे एरिया, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया देते थे, यहाँ पे ये क्या होता था एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन कहते थे, ठीक। यहाँ पे एरिया जो होता है टोटल एरिया लेते थे, क्या है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया, ये आपका टोटल सरफेस का कहलाएगा एरिया कहलाएगा, ठीक है। अब स्फेरिकल है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, अगर स्फेरिकल है तो कैसा हो जाएगा वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर क्यूबिकल है तो क्या कितने सरफेस होंगे तब, सरफेस क्यूब में कितने सरफेस है 6, तो 6 इंटू एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक। जैसा भी रहेगा हमारा हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक। जी पाई स्क्वायर रिंग लेते हैं तब उसका होता है, लिखिएगा नेक्स्ट टाइम साहब आपको लिखिएगा, बालून स्ट्रेस इज इक्वल टू, नोट कर लो, बालून स्ट्रेस इज इक्वल टू चेंज इन स्ट्रेस अभी पढ़ रहे हैं ना, तो बालून स्ट्रेस इज इक्वल टू किसके, चेंज इन प्रेशर, एफ बाई ये होता है ना, तो उसी को हम लोग प्रेशर भी यहाँ कहते हैं, प्रेशर, बिकॉज चेंज इन प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन बालून, बिकॉज चेंज इन प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन बालून, ठीक। प्रेशर जो आपका चेंज होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, चेंज इन बालून के लिए, बालून में कितने का चेंजेस होगा, ठीक, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन बालून, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा लास्ट, शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस, शियर SHEAR, नहीं एक नॉर्मल था दूसरा शियर है, शियर ORR टेंजेंशियल स्ट्रेस, शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस सब समझ में आता बेटा। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जो फोर्स लगाते हैं अभी नॉर्मल में कैसे नॉर्मली लगाया जाता है, मतलब सरफेस के लंबवत लगाते थे नॉर्मल वाले में, अभी जब शियर की बात करेंगे, ठीक है, या टेंजेंशियल की, तो वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो टेंजेंशियल ही लगाया जाता है, जैसे सपोज कि कोई क्यूबिकल बॉडी है, कैसे है क्यूबिकल बॉडी, इसके एक सरफेस को बॉटम को हम लोग फिक्स कर देते हैं, बॉटम क्या कर दिया जाता है, इसे फिक्स कर दिया जाता है, ठीक। और अपर जो सरफेस होता है इस पर एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक। जैसे मोटी बुक यहाँ किसके पास होगी नहीं है, तो मोटी बुक कोई लाया है तो होगा नहीं बेटा, और लोग कोई मोटी बुक नहीं है, सबसे मोटी बुक नहीं पता, चलिए ठीक कोई बात नहीं। तो इस केस में क्या होगा, सर आ गया, तो अगर आप यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये जो आपका एक जो ये कितने हैं, लोअर सरफेस कैसा है आपका, ठीक है, ऊपर वाले सरफेसेस क्या होते हैं आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर वाले जो सरफेसेस होंगे क्या होंगे आगे की तरफ हटा लो, ऊपर वाले सरफेसेस क्या होंगे आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे,
जब शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ से एक एंगल आपका फॉर्म करेगा, ठीक। तो कंडीशन क्या बनेगी, ये, ठीक। अब देखो ये शिफ्टिंग हो गई ना, अपर लेयर का क्या हो गया आपका, शिफ्टिंग हो गया। तो ये मानो सपोज है डेल्टा एक्स आपकी शिफ्ट हुई और इसकी लेंथ जो थी मानो एल है, लेंथ कितना है, एल है, शिफ्टिंग डेल्टा एक्स का हो रहा है। तो यहाँ जो शियर स्ट्रेस होगा, ठीक, एफ और ये एरिया कितना है, ए है, तो शियर स्ट्रेस लिखेंगे एफ बाई ए। बट यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स जो अप्लाई किया गया है ये आप लेते हैं टेंजेंशियल फोर्स, और ये एरिया जिस सरफेस पे आप लगा रहे हैं उसका एरिया लेते हैं, पूरे का एरिया नहीं लिया जाता है। तो डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम बनेगा जैसे नीचे वाला सब फिक्स्ड है बेटा, हाँ नीचे वाला फिक्स्ड है, लोअर सरफेस फिक्स्ड है, अपर सरफेस के टेंजेंशियली हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं बेटा। यहाँ पे अपर सरफेस के टेंजेंशियली क्या किया जाएगा, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जो अपर लेयर होते हैं वो क्या कर जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक। तो उनका जो रेशियो जितना फोर्स अप्लाई किया अपन जो एरिया पर सेक्शन है उसी के रेशियो को हम लोग क्या कह लेंगे, क्या कहोगे आप, शियर स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस जो होगा या टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसकी वैल्यू होगी एफ अपान ए। यहाँ पे एफ है कौन सा, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक, और एरिया जिस सरफेस पे आपने लगाया है वो एरिया लेते हैं। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस भी आपका बाई यूनिट डायरेक्शन इमेज क्या रहेगा, सेम सेम। एरिया कैसे निकलेगा, है एरिया जिस सरफेस पे आपने लगाया है, ये अपर सरफेस लगाया है ना, इसकी एरिया को आप लेते हैं, ध्यान रखेंगे उसकी एरिया को कंसीडर करेंगे जिस पे आपने फोर्स अप्लाई किया। जैसे क्यूबिकल है तो क्यूबिकल है तो एरिया सबका बराबर होगा सारे सरफेसेस का। बट अगर क्यूबाइडल है जैसे मान लो स्कूल एरिया, अब इसका एरिया अलग होगा, इसका अलग होगा, ऐसे करेंगे, ऐसे लगाएंगे तो दिस एरिया, अगर आपने ऐसे किया तो इस वाले एरिया को लेंगे जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एरिया वहाँ पे कंसीडर करते हैं, हो जाएगा। तो ये केस आपका होंगे। यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्ट्रेस कितने टाइप के होंगे, कैसे होंगे, अब कल पढ़ेंगे। सर आ गए हैं बेटा, कल से पढ़ेंगे क्या, स्ट्रेन, क्या स्ट्रेन। एक चीज़ और समझ लीजिए, जब हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे आपका एक सरफेस आर्बिस करता है, ये फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड, और फोर्स जो लगाएंगे उसके अपोजिट, जैसे अगर इसको फिक्स करेंगे किस पे लगाएंगे, यहाँ फिक्स किया तो ऊपर, मतलब जस्ट अपोजिट सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया जाता है, किस पे, जो अपोजिट आपका होगा उस पर हम लोग टेंजेंशियल फोर्स क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ, फिक्स्ड के अपोजिट पे आपका क्या फोर्स अप्लाई होगा, जो वो भी टेंजेंशियल यानी पैरेलल टू द सरफेस होता है, ठीक। आगे आप हेडिंग कर लीजिएगा आप स्ट्रेन। स्ट्रेन जो होता है चेंज इन पैरामीटर अपन ओरिजिनल पैरामीटर के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रेन कहते हैं, ठीक। तो अब कल पढ़ेंगे स्ट्रेन, ठीक।
इसको ऑन करिए, कल ऑन नहीं हुआ था ये, वो देखते भी नहीं है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है इस समय तो नहीं, चलने का सेंस ये है कि रिकॉर्डिंग नहीं होगी ना, हो रही है। बंद करके फिर से ऑन करिए उसको, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे।